बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पारा हाई से हाई होता जा रहा है और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो कराची में की गई स्पीच, उसको अपोजिशन जमातों ने काफ़ी सीरियस लिया और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रद्द अमल सामने आया। दूसरी जानिब PDM के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब का भी रद्द अमल सामने आया। तो बड़ा पहली बार हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी संजीदा और सीरियस मिजाज में थे और उन्होंने PM साहब को भी ललकारा कि हम भी आपका ऐसा हशर करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तो ये पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है? मजीद आप पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा वो सुने, फिर आगे बढ़ाते हैं शो को। वजीर आजम पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहां तक आसफा बीबी का वाकया है, उस पे मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करता। मैं एक ISI से दरख्वास्त करूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करें और आप अपना तरफ से भी एक रिपोर्ट तैयार करें। हम खुद एज अ पार्टी, एज अ फैमिली, हम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं इस किस्म के टेक्नोलॉजी से, उनसे भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इनके बुनियाद पे हमारा आगे का लाए अमल तय होगा। जहां तक सदर जरदारी को धमकी दिया गया था कल वजीर आजम से, ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। अब इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर, इस अवाम की मुआशी हकूक की खातिर, इस अवाम की आज़ादी की खातिर हमारा ख़ानदान ने, हमारा जमात ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। कायदे अवाम शहीद शाहनवाज भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूं। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा, शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं। आपने सुना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खूब गरजे बरसे, और इमरान खान साहब ने हालिया कराची में जो कहा वो भी मैं एक बार आपको सुनवा देता हूं, वो सुने और उसके बाद ये तमाम रद्द अमल सामने आया। PM साहब ने क्या कहा वो भी सुने। मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। अब क्या होगा, अब जरा सुने, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उधर आ गए हैं, ये उधर फंस गए हैं, जिधर ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। और मैंने जरा सुने, पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिश पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है
आसिफ अली जरदारी। जी, आपने सुना कि पीएम इमरान खान साहब ने भी अपनी पोजीशन को खूब ललकारा और ये ऊंट किस करवट बैठेगा और तहरीक अदम एतमाद के लिए तमाम ही जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं और दोनों तरफ जब पूछा जा रहा है तो वो दोनों ही बड़ी पुरुमीद हैं। माजी में तो खासा अच्छा रिजल्ट नहीं आया तहरीक अदम पर, अब कितना पुरुमीद है अपोजिशन की जमातें? 172 अरकान उनको चाहिए सादा अक्सरियत के लिए। क्या ये काउंट पूरा हो चुका है? और हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 363A नाफिज किया है जिस पर अपोजिशन की जमातों में काफ़ी गमो गुस्सा देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त आगे क्या होने जा रहा है? जिस तरह आपने देखा कि पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में भी JUI का जो सिक्योरिटी विंग है अंसारुल इस्लाम, उनके भी कारकुनान वहाँ पहुँच गए हैं और जिनको पुलिस मुंतशिर करने में खासी कामयाबी हमें नज़र आ रही है कि पुलिस कामयाब हो गई। और JUI का कहना है कि ये जो हमारा सिक्योरिटी जत्था है ये हमारे सेनेटर और हमारे पार्लियामेंटेरियंस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगा, तो उनको क्या ऐसे खदशात लाहक हो गए कि अभी से ही इस तरह का ये जो मामला दिखने में आ रहा है। और फिर हमने देखा कि तमाम ही अपोजिशन की जमातें और हुकूमत में गहमा गहमी नज़र आ रही है और बड़े ताबड़तोड़ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा JUI असलम गौरी साहब ने। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया जी, थैंक यू। गौरी साहब, सबसे पहले रोशनी डालिएगा, मौलाना साहब ने भी डाली कि कल वजीर आजम पाकिस्तान का जो लबो लहजा था उसको आप लोगों ने कंडेम किया, लेकिन आपने कहा कि हम वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इस पर भी रोशनी डालने के आगे बढ़ के आज अंसारुल इस्लाम के जो आपके वर्कर हैं वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और वो अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। बताएंगे क्यों, क्या खतरा है आपको? हम अपने पार्लियामेंट देखिए, कल जो वज़ीर आज़म ने जुबान इस्तेमाल की और कहा कि फलां आदमी मेरे निशाने पे है और फलां ये है और वो है, तो फिर हमारे रजाकारों को हक पहुंचता है कि वो अपनी क़यादत का तहफ़्फ़ुज़ करें। पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं, हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में साथी आए हैं और पार्लियामेंट लॉजेस एक रहायशी इलाका है। वहाँ हम अपने साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आजादी तौर पे वहाँ पर हमारे कारकुन आए हैं और वो अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो हमारे MNAs और सेनेटर वहाँ पर मौजूद हैं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस हमारा कोई साथी अभी तक नहीं गया है, तो ये हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है इसलिए कि वज़ीर आज़म ने जो कल धमकियां दी उसके बाद हमें खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक बनता है। हमें पुलिस से या वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी का अब हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब हमें उस पर यकीन नहीं रहा, इसलिए हमने खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लिया। अच्छा गौरी साहब, क्या पाकिस्तान की सियासत अब तसादुम की तरफ जा रही है? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई हैं। फिर आप लोगों के लोग और आप जिस खतरे की आप बात कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन को मुमकिना तौर पे मुबैना तौर पे क्या उनको अगवा का खतरा है, तो फिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? आप बताएंगे कुछ कि फिर आगे क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल ऐसा ये होता रहता है ऐसे मामला में, लेकिन ये इन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। वो खुद अपनी जुबान से, मेरा ख्याल अभी तक अपोजिशन के किसी लीडर ने ये जुबान इस्तेमाल नहीं की जो कल उसने जुबान इस्तेमाल की है। बिल्कुल अजीब जुबान है, पता नहीं हमने तहरीक एतमाद पेश की है, पता नहीं उनकी दुम पे क्यों पाँव आ गया है और वो क्यों इतना उछल कूद कर रहे हैं। तमीज और लिहाज हम जानते हैं, उनके कैरेक्टर को जानते हैं, आज से भी जानते। जब वो क्रिकेट खेलते थे हम उस वक्त के दौर से उनके सारे कैरेक्टर को जानते हैं। लेकिन ये कि अब इस उम्र में तो आके तो बड़े बड़े बूढ़े भी सीधे हो जाते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा खन्नास है कि ये रंगीला वज़ीर आज़म हमारा जो सारा बेड़ा गर्क कर रहा है इस मुल्क का और तबाही की तरफ ले जा रहा है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। वो समझ गया है, उसके पाँव उखड़ चुके हैं। जो वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, जो तरीका इस्तेमाल कर रहा है, उसका मतलब उनके पाँव उखड़ चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे लोग टूट गए हैं, लोग उनसे आजिज़ हैं। जी, आपको उनके किसी MNA को पकड़ ले, आप उससे पूछे आपने 3 साल में क्या लिया, क्या मिला आपको? तरक्याती फंड मिले? आपकी कराची में बड़े सारे लोग MNA उनके बैठे हुए हैं, बेचारे अपने हल्कों में जाते हुए शर्माते हैं और वो अपने हल्कों में नहीं जाते, किस मुंह से जाए वहां पर? तो ये सूरत-ए-हाल में तो प्राइम मिनिस्टर अब चाहता है कि डंडे के जोर पर हुकूमत कर दूं। हुकूमत कानून के तहत होती है, डंडे के जोर पर नहीं होती। ठीक है असलम गौरी साहब, हुकूमत अपना आईनी इख्तियार भी इस्तेमाल कर रही है 360A का, और उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि जब इजलास बुलवाया जाए तो हुकूमती अराकीन ना जाएं, और आप लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, तो वो तो हुकूमत का आईनी हक है सर? नहीं, मेरा ख्याल ये आइन में ऐसा कोई हक नहीं दिया गया कि आप अपने MNA को हक राय से इस्तेमाल करने से रोकें। ये आइन में कोई हक नहीं है। बहरहाल ये एक लीगल मसला है, इससे हमारे लोग जो हैं वो
कामरान मुस्तफा साहब और दीगर लोग उस पर बैठे हैं और उस पर गौर खोज कर रहे हैं। ठीक है, असूली तौर पे आप देखें, आप जो पार्लियामेंट में रुकन जाता है वो किसी पार्टी का बाद में होता है, पहले अवाम का नुमाइंदा होता है, ठीक है, हल्के के अवाम का नुमाइंदा होता है। मुझे मेरे हल्के के अवाम ने अगर मैंडेट दिया है, मैं पार्लियामेंट में गया हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मानता हूँ, लेकिन मुझे अपने अवाम का हक राय देने का जो असूल है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा असलम, अच्छा ठीक है असलम, देखिए नहीं, उनको किससे लोग क्या, उनको पार्लियामेंट में जाने दें, अगर उनके लोग हैं तो उनको क्या तकलीफ है, वो उनको वोट देंगे, इसमें परेशानी कौन सी बात है जी। ठीक है असलम गोरी साहब, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आपकी हार तय है और जब आप हार जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग मुमकिन तौर पे जो बच गए हैं वो भी जेलों में होंगे। तो अगर आप लोग हार गए, अभी तो आप लोग दावे कर रहे हैं कि 172 से भी ज्यादा हमारे पास लोग हैं और अभी तक वो आप पत्ते भी शो नहीं कर रहे, माजी में भी कोई ऐसी मतलब खातिर ख्वाह नहीं मिलता कि ज्यादा सक्सेस हुई हो अदम एतमाद की जो तहरीक है, तो इस बार आप लोग मुतमईन हैं और खुदा न ख्वासा अगर आप हार जाते हैं और हुकूमत फिर से जीत जाती है तो फिर आपको इल्म होगा कि क्या कुछ हो सकता है। सर जुलाई 2018 से हम रोड पे खड़े हैं, इस हुकूमत के खिलाफ हमने 15 से ज्यादा मिलियन मार्च किए, हमने आजादी मार्च किया, हम आज तक तहरीक में हैं, हमने इनके हर स्टेज पे मुखालफत की है। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये किसको बढ़ के मार के कराची की 2.5 करोड़ आबादी में से 2000 आदमी गवर्नर हाउस के अंदर बैठा के किसको अपनी कुवत दिखा रहा है। हम नहीं जानते उसके पास कुवत कितनी है। जाए जाके हल्के में खड़ा हो, जो हल्के में वो जीते उन हल्कों में जाके खड़ा हो गया, आवाम से मुखातब होता है, फिर मैं बात करता। इस तरह की बड़े बढ़ के लगाना, ये तो वो मैंने कहा ना, अभी तक उससे बाहर नहीं निकला, वो टॉम बॉय वाले दौर से बाहर नहीं निकला। ये शख्स ज़हनी तौर पे वही है जो क्रिकेट के मैदान में था, वही जुबान इस्तेमाल कर रहा है, वो अभी वहां से बाहर निकला ही नहीं। लेकिन इस वक्त शिकस्त तो हो रही है, तो शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा खिलाड़ी है, ये तो टीम स्पर्ट का हिस्सा होता है, गेम का एक हिस्सा होता है। अगर आप हार रहे हैं तो हार तस्लीम करें। आप क्या मैं हार गया हूँ, लेकिन आपको इस्तीफा, जाम कमाल ने इस्तीफा दिया, इससे पहले जहरी साहब ने इस्तीफा, सनाउल्लाह जहरी ने इस्तीफा दिया। जब उन्होंने देखा कि हमारी पोजीशन क्लियर नहीं है, उन्होंने कौम को खतरे में नहीं डाला, सूबे को खतरे में नहीं डाला, मुल्क को खतरे में नहीं डाला, उन्हें इस्तीफा। अच्छा गौरी साहब, आप लोग गौरी साहब लास्ट में किसको दे रहे हैं, लास्ट में गौरी साहब ऑपोजिशन की जमातों पर हुकूमत का इल्जाम यह भी है कि आप बैरूनी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, आपको बाहर की कुव्वतें उकसा रही हैं कि एक जमहूरी हुकूमत को आप परेशान करें। यार फॉरेन फंडिंग केस में पैसा आप लें अमेरिका से, पैसा आप लें इसराइल से, पैसा इसराइल से, पैसा आप लें इंडिया से, आपके पास पैसा, ये प्रूफ की बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दुनिया से सारे लोग आपके साथ हैं, वो आपके साथ है, आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आप कौम को बताएं, आप क्यों छुप रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू में? आप हार चुके हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको घर चले जाना चाहिए, इस असेंबली को नया वज़ीर आज़म लाना चाहिए और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये जाएंगे, घर जाएंगे, इस तरह की बातों से ना अवाम हमारे बाशऊर हो चुके हैं, इस तरह की बातें अब चलती नहीं है। उसको पता है कि इसके पीछे कौन है और ये कहां से आया, किसने खड़ा किया, कौन इसको फंडिंग करता रहा, किस किस जगह से पैसे आए, तो हमारे ऊपर है, तो हमको ठीक है। 23 मार्च को फिर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह इस पे भी हम गौर खोज कर रहे हैं कि हम अपनी कुव्वत को कहां लगाएं, 23 मार्च पे लगाएं या हम अपनी कुव्वत को अदब एतमाद पे लगाएं, उससे गौर खोज हो रहा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असलम गौरी साहब, आपने JUI का मौक़िफ़ पेश किया। दीगर मेहमानों को भी शो में शामिल करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है। सतह में ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं। मलिक मुनव्वर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं? जी साजिद भाई, बिल्कुल आ रही आवाज आपकी। मलिक साहब बताइएगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अंसारुल इस्लाम के जो वर्कर हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंचे और उनका कहना है कि हम अपने अराकीन की सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देंगे। तो वजीर आजम साहब की स्पीच भी आपने सुनी, फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने भी एक धुआंधार स्पीच की। तो ये सियासत क्या अब तसादुम की तरफ जा रही है? साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई हसास मौजू पर आज आपने मौका दिया है, आपका और आपके चैनल के इंतजामिया का शुक्रिया। साजिद भाई बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि अगर हम देखें जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये लॉन्ग मार्च किया और कराची से वो इस्लामाबाद पहुंचे, तो सियासी पारा तो कराची से ही हाई हो गया था, मगर ऐसा ऐसा उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ता गया और जब इस्लामाबाद पहुंचा तो टेम्परेचर जो है बड़ा हाई
और उसने रुख इख्तियार कर लिया कि वो जो उसने जिस टेम्परेचर जिस अपने मंजिल में पहुंच रहा था वो पहुंच चुका है। सियासत की जो सूरत हाल है इस वक्त, सियासत का मैदान बहुत ज्यादा गर्म है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है लॉन्ग मार्च किया गया, आवाम को जो है मोटिवेशन किया गया, उनको एक जगह पे जमा करके पावर शो की गई, अवामी सतह पे भी पावर शो की गई, और साथ साथ फिर बात यह है कि जो कानूनी रास्ता है ना पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली का, क्या अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। यकीनन उसके बाद तो फिर देखे ना हुकूमत भी एक्टिव हो गई है और अपोजिशन जमातें भी काफी एक्टिव दिखाई देती है। मगर जहां तक आज जेजुआई का जो वो फोर्स का दस्ता है पार्लियामेंट लागे पहुंचा और फिर पुलिस वहां पहुंची है, उन्होंने उनको निकाल दिया है, तो ये बातें तो बड़ी हसास है। तो फोर्स के दस्ते को वहां तो नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फोर्स गवर्नमेंट की फोर्स की होती है, सिक्योरिटी दारे मौजूद है। अच्छा मलिक साहब जरा तारीख पर भी नजर डालिएगा। इससे पहले 90s में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में भी तहरीक कदम लाई गई, क्या उस वक्त भी जो मेंबर नेशनल असेंबली थे उनको हिरासा किया गया था, मुबैना तौर पे अगवा किया गया था? क्या फिर से ऐसा कुछ होने जा रहा है? जी बिल्कुल है साजिद भाई, अगर माजी में अगर हम कुछ नजर दौड़ाते हैं तो वो फिर हमें छांगा मांगे की सियासत की तरफ जो है वो नजर चली जाती है। और छांगा मांगा की सियासत जो है वो आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा जो है उसने रसूल भी पकड़ा और वो ऐसे ऐसे वाकयात बिरोनुमा होते रहे। तो अब चूंकि छांगा मांगे वाली बात तो नहीं रही, अब तो सूरत हाल क्योंकि हम 20वीं सदी में आ गए हैं, ये 2022 है, उस वक्त मीडिया इतना अवेयरनेस नहीं थी, चैनल्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया में ये होता है कि बहुत कुछ छुप जाता है और अगर कोई दिखाया भी जाता है तो तखीर से दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो चूंकि मीडिया है और मीडिया भी एक खुद अपना एक वजूद रखता है और कैमरे की आंख से कोई नहीं बच सकता, ठीक है ना। लेकिन जहां तक इस बार की बात है कि जेयूआई के दस्ते जो है उनको कोई अराकीन को नुकसान पहुंचने का खदशा है, तो ये तो ऐसी बातें हैं कि मैं समझता हूँ कि नामुमकिन। आपका मलिक साहब सियासी तज्जिया क्या कहता है? आपका बड़ा रोल रहा है, आपने पाकिस्तान की सियासत के कई अदवार देखे हैं। आगे जिस तरह बिलावल साहब ने भी ललकारा के पीएम साहब आए, आप असेंबलियां तोड़ें और आप आमने सामने आए, मुकाबला करें, फिर तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत और अपोजिशन हाथ पांव मार रहे हैं और तमाम ही वफादारियां, और ये सीजन भी है तब्दील करने का, तो क्या वाकई असेंबलियां टूट सकती हैं? वजीर आजम साहब वाकई क्या परेशान हैं? जी वैसे एक बात है कि असेंबली जरदारी साहब ने अपने जो पत्ते हैं वो तो बड़े खूबसूरती के साथ खेले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब जो दूसरों को दर्द देते कि घबराना नहीं है, तो वो घबरा तो जरूर गए हैं, उनके अपने पांव तो उखड़ गए हैं। और जहां तक बात है कि असेंबलियां तोड़ने की, तो असेंबलियां तोड़ने का वक्त गुजर चुका है। अब चूंकि ऐवान के अंदर से तब्दीली आनी है, अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो फिर उस पर जो है वो देखा जाता है कि आगे अपोजिशन क्या हिकमत अमली है, क्योंकि अभी उन्होंने भी आगे के जो पत्ते हैं वो शो नहीं किए। और अगर वो नाकाम होते हैं तो एक बात और उन्होंने कराची में इमरान खान ने कहा कि वो जो जंजीरों से मैं बंधा हुआ था, इस तरीके अदम एतमाद के बाद अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। और आजाद हो जाएगा, शेर जो है वो आजाद हो जाएगा, बंधा हुआ शेर एक आजाद हो जाता है, तो फिर तो वो शिकार जो है वो अपने चुन चुन के करेगा। अब देखना ही है कि इदारे इसमें अपना क्या किरदार अदा करते हैं, इसमें अंपायर जो है वो क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो बोते हैं ना, जो बोया जाता है वो काटा भी जाता है। ठीक है, तो ठीक है। हमेशा जिसमें ये तारीख है कि आप जिसको अपने हाथों पे परवान चढ़ाते हैं ना, तो डंग भी वही मारता है, उसी से नुकसान भी पहुंचता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो इसमें इदारों को भी बड़ा मोहतात तरीके से जो मैं तो समझता हूँ कि उनको भी अपनी कोई हिकमत अमली या अमल बनाना पड़ेगा, क्योंकि खामखा ऐसे इमरान खान साहब को भी तो ऐसे जीरो पे तो नहीं होल्ड किया जा सकता। ठीक है, जाहिर है उसको तकलीफ तो पहुंच रही है, और अगर वो तकलीफ पहुंचाई तो वो कहता था कि मुझे तकलीफ पहुंची तो मैं सबको रुलाऊंगा। तो आज मैं समझता हूँ कि वो जो पुराने किताबात थे उसके दिन आ चुके हैं। ठीक है, वो मौसम आ चुका है, वो फल पक चुका है। ठीक है, इमरान खान साहब जो कहते थे सबको रुलाऊंगा, वक्त आएगा, ये होगा वो होगा। बहरहाल हाजिर भाई जो भी सूरत हाल इस वक्त बड़ी दायर से तशवीश है,
अल्लाह खैर करे कि हमारे मुल्क ठीक है, ठीक है, मायूस कुन सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना तजिया दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हुकूमत की जानिब से भी हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली जनाब लाल माली साहब ने। माली साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया जनाब। सर बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान साहब सिंध आए और कराची में उन्होंने स्पीच की जिसको अपोजिशन की जमातों ने कंडेम किया और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उस पर बड़ा सख्त स्टेटमेंट सामने आया कि हम भी आपकी ऐसा कुछ करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तो ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ ले जा रहे हैं आप पीटीआई वाले, क्योंकि आप हुक्मरान हैं माली साहब? देखें, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, कल वो कराची तशरीफ लाए और उन्होंने जो कहा उसका मकसद ये था कि वो टारगेट नंबर 1 है। उसका मकसद था उनके केसेस को बाकायदे फॉलो किया जाएगा और उनसे कोई लीनियंसी नहीं होगी। वो माजी में भी कहते रहे हैं कि यही वजह है कि जो अपोजिशन है वो सारी इकट्ठी हो गई है, क्योंकि उनके केसेस जो है वो अब कल्मिनेट होने वाले हैं, वो मनतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। जहाँ हम ये देख रहे हैं इनको जेल जाना पड़ेगा, इनको सजाएं होंगी। तो उनका जो ये रहा था, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के आइन और कानून में यकीन रखती है, तो वो इस एस्पेक्ट से बोल रहे थे। अब जो आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है, वो इंतहाई नामुनासिब और नामाकूल है। देखें, पॉलिटिक्स में है, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पर क्रिटिसिज्म बनता है। बिलावल भुट्टो साहब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे कहलाते हैं, भुट्टो के वारिस कहलाते हैं, लेकिन हमला करते हैं, जबानी हमला करते हैं उन ख्वातीन पे जो घरेलू हैं, चाहे वो खातून अवल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हमशीरा हो, उन पे ये जुमले कहना इंतहाई नामुनासिब है। और कम से कम पीपल्स पार्टी और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के बेटे को ऐसी जबान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए जो खासतौर पे औरतों के खिलाफ हो। बहुत अच्छी बात की आपने माली साहब। लेकिन ये दोनों तरफ और तीनों जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टियों में ये देखने को मिलता है, चाहे जरदारी साहब की सिस्टर फरियाल साहिबा का नाम सर फहरिस्त होता है। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पहली बार, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कि उन्होंने खातून अव्वल का नाम लिया। ये सियासत में ना होना चाहिए, सिर्फ सियासत करनी चाहिए। और इस लेवल तक अगर हम जा रहे हैं तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं माली साहब? बिल्कुल सही है। अगर फरियाल तालपुर साहब का आप जिक्र करते हैं तो फरियाल तालपुर साहब पॉलिटिक्स में हैं, वो इलेक्टेड एमपीए हैं, वो मिनिस्टर हैं। देखिए, अगर खातून अव्वल पॉलिटिक्स में होती, अगर प्राइम मिनिस्टर की हमशीरा पॉलिटिक्स में होती, तो उनका नाम लेना कहना उनका हक बनता था। लेकिन इस तरह की चीजें उन खातून के लिए कहना सिर्फ यही नहीं। आप देखें, नून लीग क्या करती रही है। नून लीग रिसेंट पास्ट में जो है वो बातें करती रही है ख्वातीन के खिलाफ, खासतौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है। आप ये आज इमरान खान पे तो तनकीद करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसको आलू कहते थे, किसी को गंदे अंडे कहते थे, तो ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो आप तो सर तब्दीली ले आते ना, फिर सर आप इस चीज को खत्म करते, इन रवायतों को खत्म करते हैं आप लोग। देखिए, हमने उन रवायत को खत्म किया है। हम वो ही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। पाकिस्तान की आवाम अकाउंटेबिलिटी चाहती है, इनका इंसाफ चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पावर में आते ही कहा था कि ये वो सारी वो कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को लूटा है, चोर है, करप्ट है, और जैसे ही वो जो इनका घेराव तंग होगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे खिलाफ होंगे। आज वही मरहला आ गया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में इनको अपोजिशन को शिकस्त होगी। अच्छा लाल माली साहब, ये भी बताइएगा, अगर आप लोग मुतमईन हैं कि तहरीक अदम नाकाम जाएगी, तो फिर 63A आप लोगों ने नाफिज किया है कि कोई आपकी पार्टी का जो रुकने नेशनल असेंबली है वो ना आए, इजलास में शिरकत ना करे, तो बता सकते हैं क्यों?
देखिए 63A इजलास में शिरकत करने पे नहीं है। 63A जो है उसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि ये कहता है कि अगर कोई मेंबर प्राइम, खासतौर पे मनी बिल पे और प्राइम मिनिस्टर के वोट पे और नो कॉन्फिडेंस पे जो है अपनी पार्टी चेयरमैन या प्रेसिडेंट के हिदायत की खिलाफवर्जी करता है तो ये उस पर लागू होता है। अब ये तो पाकिस्तान तरीके से, क्योंकि अदब इत्तेहाद अपोजिशन ले आई है तो अपने 172 लोग पूरे करें, और जब हमारा अगर कोई ब्लैकमेल हुआ है, किसी को अगर उन्होंने पैसे देने की कोशिश की है, अगर किसी को खुदा न खास्ता खरीद करने की कोशिश की है, अगर उसको ये ले आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट कराने की कोशिश करते हैं तो ये 63(1)A की खिलाफ वर्जी होगी और उसको रोकने का हक है कि कानून और आइन की जब खिलाफ वर्जी हो वो स्पीकर पे का ना सिर्फ डिस्क्रेशन है, तो मैं तो कम से कम समझता हूं उनका हक है और उनके इख्तियारात हैं और उनके फर्ज होता है कि वो उसको उसी वक्त रोके। ये नहीं हो सकता कि आप आइन और कानून की खिलाफवर्जी करें और आपके खिलाफ एक्शन 6 माह के बाद हो। उसी वक्त होना चाहिए। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और उसी वक्त उनको एक्शन लेना चाहिए। दोनों तरफ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऐसा करता है, अगर अपोजिशन से कोई गवर्नमेंट की तरफ आता है तभी स्पीकर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है लाल माली साहब, लास्ट में ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम पुरुमीद हैं और हम जीत जाएंगे ये आखिरी मैच भी, लेकिन उसके बाद जो बचे कुछ लोग हैं वो भी जेलों में होंगे। और अगर हम जरा ये सोच लेते हैं कि अपोजिशन जीत जाती है फिर क्या होगा? यार आप सोच सकते हैं, मैं तो ऐसा सोच ही सकता कि अपोजिशन जीत जाएगी। अच्छा खुदा न ख्वास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इमरान खान के कौन से असासे जो है यूरोपियन ममालिक में पड़े हुए हैं कि उनको कोई फिक्र होगी? उनको तो पाकिस्तानी कौम की फिक्र है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। हम पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान आवाम के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, ये आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। ये जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये जो एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत, क्योंकि आपने देखा है ये दोनों जमायतें खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे केसेस करते रहे हैं, एक दूसरे को चोर करते रहे हैं। आपने देखा ये एक दूसरे को सजाएं भी दिलवाते रहे हैं। ये जो इकट्ठे हुए हैं ये इनका इनिशिएटिव नहीं है, ये बैनुल अक़वामी इनिशिएटिव है। ये बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बावजूद आप देखेंगे सच की और हक की फतह होगी इंशाल्लाह। इमरान खान जीतेंगे। हमारे लास्ट में हमारे ज़राए का कहना है कि अगर आप जीत जाते हैं तो मुबैना तौर पे सिंध में गवर्नर रूल भी नाफिज कर सकते हैं। देखिए गवर्नर रूल भी एक आइन का आर्टिकल के तहत लग सकता है, वो हिस्सा है। ये अदम एतमाद की तरीक को हम नाकाम बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी आगे चल के तय करेंगे कि हमें इन माफियाओं को किस तरह से फेस करना है। आप देखें अभी लॉन्ग मार्च हुआ, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च हुआ जो इंतहाई नाकाम गया, और खासतौर पे मैं खुद उस दिन एक टीवी शो के लिए गया हुआ था उसी एरिया में। मैंने देखा ये तो बेचारे लाइटिंग का अरेंजमेंट तक नहीं कर सके। ये तो कंटेनर पे, जिस कंटेनर पे खड़े थे उस पे जो है अंधेरा था, वहां पे मुझे सिंध से जो उनके साथ लोग आए उन्होंने बताया कि जैसे ही सिंध से क्रॉस किया है तो उन्हें लगा कि किसी और मुल्क में आ गए हैं। सिंध तबाह व बर्बाद हो गया है, सिंध की तबाही हो चुकी है, सिंध पत्थर के दौर में चला गया है। तो लिहाजा इन पाक सिंध के लोगों को भी इमरान खान इंशाल्लाह उनका टेक केयर करेगा। अच्छा माली साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपका टाइम लिया है। एक और इल्जाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया है कि बेनजीर साहिबा की छोटी साहबजादी पर ड्रोन कैमरा लगा, उसमें भी उन्होंने शक व शुबहात का इजहार किया है कि ये मुझे और साबिक सदर को ये मुबैना तौर पर थ्रेट था, ये हमें पैगाम दिया जा रहा था, और इसकी तहकीकात का भी उन्होंने मुतालबा किया है। तो आप तहकीकात करवाएंगे? देखिए आसिफा जो है वो जरदारी साहब की नहीं, हम सबकी बेटी है। उनको जो जख्म आया है वो उनकी जितनी उनको तकलीफ है हम सबको उनकी तकलीफ है। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा, ये नहीं अगर उनको उस दिन उनको फोटो निकलवाने की तो बड़ा शौक था, उन्होंने उन कैमरामैन को बुलाया, क्योंकि ये एवरीबॉडी नो कि वो सिग्नल फ्रीज होने की वजह से ये छोटा सा एक हादसा पेश आया था। तो उस वक्त तो उन्होंने फोटो निकलवा के माफिया भी दे दी और बड़ा वो अपना सोशल मीडिया पे बड़ा हाइप भी क्रिएट कर दी जो उनको जिसके लिए ये निकले हुए थे। आज वो मुतालबात कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ इमरान खान को काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल है पीपल्स पार्टी से कि जब आपने अमेरिकन को ये कहा था कि आप जो है ड्रोन हमले करें फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में और जहां जहां आपका पाकिस्तान में दिल चाहे, हम शोर मचाते रहेंगे,
और आप उसको सीरियस ना लीजिएगा। और उन दिनों में पाकिस्तान के बच्चे इन ड्रोन हमलों में मरते रहे तो उनका ख्याल आपको क्यों नहीं आया? आसफा हमारी बेटी है, उनको लगा तकलीफ है, लेकिन आपको जो है ना वो जिस तरह आसफा का सोचते हैं इन कौम के बच्चों का भी उसी तरह से सोचें। बहुत अच्छी बात की आपने, ये भी सब कौम की बेटे बेटियां आपकी हैं। बहुत ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाल माली साहब मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। दीगर लोगों को भी शो में शामिल करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ जान लेते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी सीएम सिंध मोहम्मद इकबाल खान साहब ने। इकबाल साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद। इकबाल साहब, शहर कायद में एक स्पीच हुई, वजीर आजम इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और जिसको कंडेम किया जा रहा है। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो उनका रवैया था या जो लबो लहजा था, जो बॉडी लैंग्वेज था, जो फेस एक्सप्रेशन थे, माजी में हमने ऐसे ना देखे, क्या ये हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं? इकबाल साहब देखिए साजिद, देखना पड़ेगा कि एक शख्स जो अपने आप को वजीर आजम कहता है और बदकिस्मती से वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा भी है, बदकिस्मती से सिलेक्टर्स ने उनको वहां पे कप्तानी का मौका भी दे दिया है, लेकिन क्या 3-3.5 साल में इस मुल्क के सियासी माहौल में जो गंदगी फैलाई है इस नाअहल और नालायक वजीर आजम ने, इससे पहले माजी में इसकी मिसाल की मिलती थी? तो जवाब आपको ना में मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता था। पीपल्स पार्टी की साइड से तो मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता था, जबकि पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अदवार में जो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के ऊपर और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो इल्जाम भी लगाते रहे और उनकी जो है जाती हैसियत पर भी बातचीत करते रहे। लेकिन आज जब हमने कल देखा नाअहल वजीर आजम को कराची में जिस अंदाज में, जिस लबो लहजे में बात करते हुए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात तो कोई सड़क पे कोई आवारा किस्म का नौजवान भी बात नहीं करता जिस तरह की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की। बात यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तुम कह रहे हो कि जी मैं तमाश से निकलूंगा तो मैं सबसे पहले जरदारी तुम्हें बंदूक की नोक पर रखूंगा। तो ये कौन है यार? ये क्या क्या कर क्या रहे हैं? इस मुल्क की सियासत को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आपने मौलाना को, ठीक है वो मौलाना है नहीं है वो आपको इख्तियार नहीं है, आप उनको उनके जो है मौलवी होने या मौलाना होने को आप चैलेंज करते हो और बार बार करते हो। आप किसको कहते हो झूठे पालिश करने वाले हैं, जरदारी तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये किस तरह की लैंग्वेज है और ये कब शुरू हुई, किसने शुरू की? देखना ये पड़ेगा कि इसका जिम्मेदार है कौन। और कल इन्होंने जिस अंदाज में, जिस बदतमीजी वाले अंदाज में मैं समझता हूँ कि बात की है, यकीनन काबिल मजम्मत है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आसिफ अली जरदारी अगर इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोचेयर में है, साबिक सदर भी है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद भी हैं। इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमने तो कभी बात नहीं की कि आपके वालिद को करप्शन के इल्जाम पर निकाला गया था और इदारों ने निकाला था। बदकिस्मती से वो आपकी कह रहा हूँ बदकिस्मती है, तो उस वक्त जो है खुशकिस्मती से पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन बिलावल जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी। आप तो शायद बहुत छोटे होंगे, तो हमें तो भुट्टो साहब को तो पता भी नहीं होगा कि इमरान नाम की भी कोई चीज मुल्क में है। तो उस वक्त आपके वालिद को करप्शन के इल्जाम पर निकाला गया। अगर ये सच है, ये बातें अगर होती हैं तो वो इसीलिए होती है कि आपने लोगों के ज़ातियात पर हमले किए हैं। तो आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का इजहार किया है कि आप धमकी देते हो मेरे वालिद को, आप मेरी बहन पर हमला करवाते हो, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, ये दोनों बातें मैच करती हैं। तो फिर सर उस वक्त आसिफा बीबी को जब ड्रोन कैमरा उनके फेस पर लगा जिससे वो जख्मी भी हुई, लेकिन उस वक्त तो आप लोगों ने कंडेम नहीं किया और जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, हमें तो जरूर मजीद कोई मालूमात पार्टी क़यादत को इस हवाले से हासिल हुई है। जब तो आज बात हुई है तो इंक्वायरी के लिए कहा गया है और मुल्क के इदारों को लिए कहा गया है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। अगर उस ड्रोन को आप देखें कि वो नॉन स्टॉप आसिफा बीबी के मुंह पे जाकर हिट होता है, लाखों के मजमे में दर्जनों लोग ट्रक पर खड़े थे, वो ड्रोन कहीं पर भी राइट लेफ्ट नहीं होता, सिर्फ आसिफा बीबी के चेहरे पे जाता है। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत को शायद, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आप बंदूक की बात करते हो। पहले देखिए ये दो बातें कनेक्ट होती हैं, दो वाकयात कनेक्ट होते हैं। एक तरफ आसिफा बीबी के चेहरे पे ड्रोन का हमला होना और दूसरी तरफ खान साहब की तकरीर का जिसमें वो खुल्ला धमकी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मजीद किसी भुट्टो का लॉस करना नहीं चाहती, ना इसको बर्दाश्त ये मुल्क कर पाएगा। इनको तमीज से होना चाहिए, इनको होश के नाखून लेना चाहिए। तो सर आपके चेयरमैन साहब ने भी तो आज धमकी दे दी ना सर। सर जब मैं साजिद अगर आपके वालिद के बारे में कोई लूज टॉक करूँ, मैं कहूँ कि जी वो मेरी बंदूक की नोक पर है, सियासत अपनी जगह,
ये कौन सी तुम तकरीर कर रहे हो? 3.5 साल में तुम प्राइम मिनिस्टर हो, या प्राइम मिनिस्टर थे या तुम चपरासी थे जो तुम कुछ कर ना सके? तुमने एहतसाब के नाम पर निकाला क्या? शहजाद अकबर को आपने लगाया, उसको ही निकाल के बाहर कर दिया, और क्या निकाला आपने 3.5 साल में? तो इकबाल साहब, इकबाल खान साहब, तो आप पीटीआई के जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जो उनके अरकान हैं, आप उनको मुमकिन तौर पर पैसे दे रहे हैं ना सर? मुमकिन है वो स्ट्रेस हो? आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप करोड़ों। प्राइम मिनिस्टर हैं, इदारे इनके कंट्रोल में हैं, कहीं हम मिले होंगे, अगर लोग इनके हैं और किसी से मिलते तो ये पकड़े ना उनको, ये रोके ना उनको। क्यों इनका एतमाद उनके ऊपर से उठता जा रहा है? आप साबित क्यों नहीं करते कि हमने किसी को पैसे दिए? आपके अपने लोगों, ये बार बार कही जा रही है कि आपके अपने लोग आपसे मुनहरिफ हो रहे हैं, आपके अपने लोग आपसे नाराज हैं। क्या आप देख रहे हैं ना जो मुलाकातें हो रही हैं इत्यादि जमातों की, ये क्यों परेशान है, ये क्यों बुखलाए हुए? ये कहते थे जनाब अदम एतमाद की तहरीक लेकर आओ, अब ले आए तो फिर परेशान है, नहीं लाते थे तो चैलेंज करते थे, कहीं तो रुके ना। और लेट सपोज इकबाल साहब आप कामयाब नहीं हो पाते और वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इंदिया दिया है, उसके बाद जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी जेलों में होंगे। भाई 3.5 पौने 4 सालों में जो इन्होंने कर लिया है वो मजीद कर लें। खुदा ना खास्ता अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई, जबकि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम पूरे एतमाद हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। 3 बड़ी सियासी जमातों ने इतना बड़ा रिस्क ऐसे नहीं ले लिया। साजिद आप भी सहाफी हैं, आप समझें बात को, इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। 2, 4, 5 दिन तक इन्होंने ये बकवास करनी है, उसके बाद इन्होंने नजर भी नहीं आना। उसके बाद जो पेंडोरा बॉक्स इनका खुलेगा वो सारी दुनिया देखेगी कि किस तरह किस लेवल पर जाकर चले फिर ठीक है। लास्ट में इकबाल साहब, अगर इतने आप पर उम्मीद हैं तो आप लोगों ने भी तैयारी की होगी, वजीर आजम किसको बनाना है और स्पीकर कौमी असेंबली किसको बनाना है? बड़ों ने अपने सारे फैसले सगैर रात में रखे हैं। जब बड़ों ने सारी सिक्रेसी को बड़ा इत्मीनान के साथ मूव किया है आगे जाके, इस वक्त हमारे पास जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो यही है कि हमारे फैसले जो है डिस्क्लोज नहीं है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत परेशान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप मुआविन खुसूसी हैं सीएम सिंध के। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।